सभी मित्रों को शुभ संध्या। भारत में तो रात हो रही होगी और यहाँ अभी मेरा ख्याल है शाम ही कहना चाहिए। तो शुभ संध्या। और आज मूड बन गया थोड़ा, तो मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई है मित्रों से। और प्रश्न तो कई आए पड़े हैं, लेकिन सबका नंबर आएगा जब आएगा। अपना अपना बात होती है, कुछ कह नहीं सकते, और जब कहना होता है तो कह देते हैं वैसे तो एक प्रश्न है हमारे स्वामी योग निशब्द का। पता नहीं उन्होंने कब पूछा था, लेकिन आज दिखाई दिया कहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो आजकल ये बातें भी इसी तरह की चल रही है। आजकल जो चर्चा हो रही है सन्यासियों में वही हो रही है। तो उनका प्रश्न इस तरह है, स्वामी जी, जिन लोगों से माला छीन ली जाती थी और उन्हें आश्रम में दाखिल नहीं होने दिया जाता था, तो क्या इसकी खबर सद्गुरु ओशो को किसी ने दी या नहीं कि आश्रम की प्रबंधक माँ योग लक्ष्मी द्वारा कुछ लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय और जुल्म किया जा रहा है? क्या आपने भी लक्ष्मी की शिकायत ओशो से की या नहीं? आगे आप लिखते हैं, कृष्ण वेदांत, मुझे लगता है किसी को तो माँ लक्ष्मी की तानाशाही की शिकायत करने की हिम्मत ओशो से जरूर करनी चाहिए थी। अमेरिका में भी करीब 4 साल माँ शीला की तानाशाही चलती रही थी, क्योंकि किसी ने भी उसकी शिकायत ओशो तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं की थी। ओशो ने इस बात के लिए सभी सन्यासियों को डांट भी लगाई थी कि उनमें से किसी ने शीला की शिकायत क्यों नहीं की। क्यों सभी कायर बनकर उसके गलत हुक्म भी मानते रहे। स्वामी योग निशब्द। अब जरा मामला इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है, क्योंकि शिकायत कैसे करेंगे। अब भारत में, बम्बई में मुझसे कहना चाहिए कि या तो गलती हो गई है या जो भी हुआ है, तो आपने वहीं से शुरू की थी ना कि माला। तो ऐसा है कि उन दिनों शुरू में जब सन्यास हुआ था तो माला और भगवा वस्त्र पहनना अनिवार्य शर्त थी सन्यास के लिए। और माला भारी पहननी है और 24 घंटे पहननी है, मतलब कि घर में भी और घर के बाहर भी। हम तो इतने उसके एडिक्टेड हो गए थे कि माला पहन के ही नहाते थे, माला पहन के ही सोते थे। कई बार माला पहन के सोते थे रात को, तो धागा का उस जमाने में कमजोर होता था तो टूट जाता था, तो कई बार फिर से नया धागा खरीद के लाओ, फिर टूट जाए। खैर, अब वो तो उस ज़माने की बातें हैं। लेकिन अब ये देखो कि तो आपने पूछा है कि उस ज़माने में भी क्यों किसी ने ओशो से शिकायत क्यों नहीं की। मैंने भैया एक बार, स्वामी जी यार ये आपका कहाँ गया, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये आजकल का ये जो मामला है ना, ये कहना चाहिए कि हाँ आ गया। अब कागज हो सामने तो ये 2 मिनट में गुल हो जाता है। तो उन दिनों की बात करें तो कुछ लोग तो माला वगैरह सन्यास वापस कर देते हैं, कोई हफ्ते 2 महीना में, महीने में। हर एक की लिमिट होती थी। जब ज़्यादा मुसीबत बढ़ने लगती, घर परिवार में, काम में, बाजार में, लोग तन तंज मारते हैं, ताने करते हैं। हमारी तो पिटाई भी हुई है बम्बई में। तो क्योंकि भाई लोग दुकान में भी जा रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तो लोग कई बार तो फैमिली वाले तंग आ जाते हैं, यार दोस्त भी ताना मारते हैं कि ये क्या रखा है, कैसा सन्यास है। ये तो सब बातें आपने सुनी है, तो उसको तो मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन क्या है कि बड़ा अनिवार्य था माला और वस्त्र पहनना, तो कुछ लोग वापस कर देते थे। और अगर कोई शिकायत कर देता था, हम उस वक्त भगवान बोलते थे ना, तो वुडलैंड में भगवान से शिकायत कर देता था कि फलाने जो स्वामी जी हैं वो तो माला और कपड़े नहीं पहनते। तो भगवान फौरन उसको बोलते थे कि आप उनसे कहो कि माला और कपड़े, माला वापस कर दो। क्योंकि तो कई लोगों की माला वापस ले ली जाती थी, क्योंकि जब भगवा कपड़ा और पहनने की हिम्मत नहीं है तो आप ये ना करें। फिर बातें और भी मुश्किल हो गई जब पूना में आए भगवान। मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ, अभी भी मैं जानता हूँ
जो माला छुपा के और कपड़े भी नहीं पहनते थे, लेकिन अब क्या करें, उनकी मजबूरी भी समझता हूँ मैं। उनकी मैं मजबूरी भी समझता हूँ, उनके परिवार से भी मैं परिचित हूँ। लेकिन फिर एक बार मैंने शिकायत की थी, माँ तरु की शिकायत की थी और ईश्वर भाई की शिकायत की थी, वगैरह वगैरह। तो पर्सनली जाके ओशो को मतलब भगवान को रूम में जाके मैं अकेला मिलने जाता था। तो मैंने कहा जी ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने मुझे समझा कर कहा कि मुझे सब मालूम है कौन क्या करता है, ये तेरा काम नहीं है। तू यहाँ किस लिए आया है? अब मेरे तो पसीने छूट गए। तो भाई, तो अपना ध्यान कर और साहित्य बेच। उन दिनों में पुस्तकें बेचा करता था। बोलता बस ध्यान करो और साहित्य बेचो, बाकी मुझे पता है कौन क्या कर रहा है। तो मैं समझ गया कि शिकायत व्यर्थ है, इसलिए दोबारा मैंने कभी शिकायत नहीं किसी की। हालांकि बहुत कुछ देखा, पूना में भी देखा बहुत कुछ। जी तो चाहता था कि कर दो, या बोल के मत बोलो तो चिट्ठी में लिख दो। लेकिन मैंने सोचा जब उन्होंने मुझे कह दिया कि तुम्हारा काम नहीं है, मुझे सब पता है, अब उनकी वो जाने। तो भाई माँ लक्ष्मी से मेरे संबंध भी कुछ ऐसे ही थे, 36 का आंकड़ा था। क्योंकि शुरू शुरू में तो हम उनको लक्ष्मी बोलते थे, जब वुडलैंड में थे तो बिल्कुल वो सेक्रेटरी थी, तो जैसे और सन्यासी होते हैं तो हम लक्ष्मी लक्ष्मी बोलते थे। अभी जैसे उसकी जिम्मेदारी आती गई उसके हाथ में, पद बढ़ता गया, प्रतिष्ठा बढ़ती गई, तो ऐसे वैसे व्यक्ति का वो कामकाज का ढंग बदलता है, व्यवहार बदल जाता है, मित्रों के प्रति भी। खैर शिकायत मुझे नहीं है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी की पोस्ट थी और बहुत से लोग गड़बड़ भी आ जाते थे। तो ऐसा तो चलता रहा, पूना में भी और बम्बई में भी कई लोगों ने संन्यास छोड़ दिया, कई लोगों का ले लिया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी आश्रम में। अब क्या गड़बड़ की थी, मैं सबकी तो गिनाने ही नहीं जाऊंगा हर एक की, क्योंकि दूसरों के दोष गिनाना आसान है। बुरा जो देखन को गया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो जो दूसरों में भी गुण अवगुण हैं, हम में भी होंगे कम ज़्यादा। लेकिन जब हम किसी बुद्ध पुरुष के पास आते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, यही तो उनसे सुनने को मिलता है कि तुम किस लिए आए हो, तुमने जन्म लिया है मनुष्य का, तुम मेरे पास आ गए हो दुनिया 50 चीज छोड़ के, बाजार छोड़ के, नौकरी धंधा छोड़ के। कोई तो करते भी थे, लेकिन मेरे जैसे थे। मैं हूँ, जैसे स्वामी चैतन्य कीर्ति हैं, और भी कई सन्यासी हैं, कुछ तो गुजर गए। अभी एक हमारे स्वामी गुजर गए 2 दिन पहले शिवा, देखो ना, उनको भी अंदर नहीं जाने देते थे। अब वो पहले ये मुश्किल होती थी कि माला नहीं है तो आपको अंदर नहीं देते थे। मेरे साथ हुआ है पूना में ही। मैं बिल्कुल पूना आश्रम में 35 नंबर में रहता था। 33 में तो ओशो का समाधि बनी है ना, 34 नंबर बंगला, 35 नंबर बंगले में मैं रहता था, एक छोटा सा कमरा में। तो मैं सुबह रोज सक्रिय ध्यान करने जाता था आश्रम में। तो यूं घूम के आना पड़ता था मुझे, तो माला होती थी। एक दिन वो क्या कि ध्यान में माला टूट गई, तो मुझे धागा वगैरह मिला नहीं। दिन भर तो काम में बिजी थे। तो दूसरे दिन सुबह जब सक्रिय ध्यान करने आया तो एक जर्मन सन्यासी गेट पे बैठा था। मैं उसे जानता हूँ, वो भी मुझे जानता था। लेकिन वो नहीं बोलता जो माला नहीं है तो हम ध्यान करने नहीं जाने देंगे बुद्ध हाल में। अरे मैं बोला कि टूट गई, उसको वो सुनने को तैयार नहीं। बोलता नो, विदाउट माला यू कैन नॉट गो इनटू द बुद्ध हॉल फॉर मेडिटेशन। अब ये मतलब ऐसे जड़ बुद्धि लोग होते थे उस वक्त भी। तो भैया उस दिन का सक्रिय ध्यान छूटा। और मैं बोला कहीं प्रवचन में ऐसा मुझे रोक लिया कि बिना माला के ये लोग। तो ये जब एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर वो अपना दिमाग भी चलाता है। अब ऐसा थोड़ी कि बिना माला के ध्यान नहीं हो सकता। या कुछ ऐसे भी, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने संन्यास नहीं लिया था, वो भी तो बुद्ध हाल में जाते थे बिना माला के। अब क्या कहना चाहिए, व्यक्तिगत मामला होता है या दिखाना होता है कि भाई मैं। हमारे एक मित्र हैं सन्यासी, अभी भी हैं वो। बरसों से बहुत पुराने मित्र हैं मुंबई के। तो उनको एक बार गार्ड बना दिया मेन गेट पे, दिन का गार्ड बना दिया। तो मैंने तो आश्रम छोड़ दिया था। मैंने भी गार्ड का काम किया है। पहले मैं पत्र लिखा करता था, ओशो के पत्रों के जवाब दिया करता था, तो दफ्तर में बैठा करता था। तो वहाँ से दिल भर गया मेरा, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने गार्ड का काम भी किया, फिर वो भी छोड़ दिया। मैं कुछ करता ही नहीं था उन दिनों। तो उनको गार्ड की ड्यूटी मिल गई दिन की। तो मैं आया भाई बाहर से, तो गेट पे मैंने देखा, अरे क्या बात है, तुम तो गार्ड बन गए। हाँ वो जरा भाई आदमी उनका पता मुझे तब चला। उनके जो दूसरे गुण थे, उनके अंदर जो बातें थी, वो तो जब पता चलता है कि। तो बोलता हाँ कृष्णदान, ये मेरे हाथ में, मैं किसी को भी रोक सकता हूँ, अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ, ऐसा वगैरह वगैरह। हो तो बिल्कुल बदल ही गया आदमी। बोला यार इसको कुर्सी
गार्ड का काम क्या मिला, चौकीदार क्या मिला, ये तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी को रोकूं, जबरदस्ती तंग करूं। भाई सन्यासी है या नॉन सन्यासी है, अगर हाँ कुछ दिखा कि गड़बड़ है तब तो रोकना पूछना, नहीं तो क्यों सब आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन उसने तो पहली बात मुझसे गार्ड बनने के बाद कही कि मैं किसी को भी रोक सकता हूँ। तुमने बोला देखो अब इससे अगर मैं कुछ उल्टी सीधी बात करूंगा तो ये, क्योंकि जब वो आपको गेट के अंदर नहीं जाने देगा तो आप शिकायत भी कैसे करेंगे। तो ऐसा है कि ओछापन बड़ा आदमी में होता है, कम ज़्यादा कुछ दिखा देते हैं तो भाई शिकायत कैसे करें। जब पूना में मैंने तो छोड़ दिया था शिकायत करना, उसके कारण बड़ी तकलीफ भी और गलतफहमी भी लोगों को हो गई है मेरे कारण, लक्ष्मी को भी बड़ी गलतफहमी हो गई है मेरे दोस्तों के कारण, मैं बदनाम रहा। उसका मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ ऐसा मेरे सामने कई लोगों की माला ले ली गई तो कोई उनके निजी कारण होंगे, किसी ने छेड़छाड़ करी होगी, किसी ने उनकी शिकायत की होगी, लेकिन मैंने वही शिकायत करना छोड़ दिया था। उसी कारण जब मैं एक बार लक्ष्मी के पास गया, मुझे एक सन्यासी ले गया। एक कहानी तो लंबी है लेकिन शॉर्टकट में बताऊं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी विदेश की, वो वापस जा रही थी। उन दिनों में प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, वो ओशो की किताबों के कवर चढ़ाने का काम, कवर बनाते थे। तो भाई 11 तारीख आने वाली है, उस सब किताबें तैयार करनी है, तो हालांकि हम 20 एक लोग थे काम करने वाले, तो उसमें एक्स्ट्रा ड्यूटी होती थी हमारी रात की। तो अब सुबह उनको जाना है विदेश, तो उन्होंने डिनर के लिए बुलाया, लेकिन भाई दर्शन के बाद 9 बजे के बाद हमें फिर काम पे जाना है। अब वो दर्शन में गई थी ओशो से मिलने, और बोली कल सुबह तो मुझे अर्ली मॉर्निंग डेक्कन क्वीन में जाना है, तो डिनर के लिए आ जाइए। तो मेरा चलो डिनर के लिए जाएंगे। अब डिनर के लिए जाऊँ तो काम छूट जाता है, तो मैंने सोचा चलो भाई हमारा जो डिपार्टमेंट का हेड है उसका नाम था चिन्मया, अमेरिकन था वो। तो मैंने उससे पूछा, कहा स्वामी आई विल नॉट कम, मैं आज रात को काम पे नहीं आ सकूँगा क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड जा रही है तो उसके साथ डिनर करने जाना है, कल सुबह तो वो चली जाएगी तो फिर हमारा मिलना नहीं होगा उससे। तो उसने इनकार कर दिया कि तुम नहीं जा सकते हो जी डिनर के लिए, तुम्हें आना ही पड़ेगा काम करने के लिए। अब बताओ वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं गेट गेट के ऊपर, लाओसू गेट के ऊपर, ओशो से मिलने के बाद, और वहाँ से सीधे हमें डिनर के लिए जाना है, और ये इधर काम इंतज़ार कर रहा है। तो मैंने अपने दिल की मानी भाई, मिला कि मेरे एक 2 4 6 कवर नहीं बने हैं तो कौन सा वो रुक जाएगा काम, इतने लोग तो हैं काम करने वाले। दूसरे दिन आया तो वो मेरा हाथ पकड़ के ले गया। अब जैसे पुलिस वाले कोई मुजरिम होते हैं ना, अब इसको आप कहो भाई समर्पित रहो, ईगो है वो है, दुनिया भर के हमारे वो होते हैं सन्यासियों में। तो अब मुझे बुरा लगे कि मेरा हाथ पकड़ के, जैसे कोई चोरी की है, किसी ने बड़ा क्राइम कर लिया, अपराध कर लिया, वो हाथ पकड़ के ले गया। बताइए ऑफिस में वहाँ लोग बैठे हैं 4 6, शीला भी थी मेरा ख्याल है, और दूसरे वो अरूप थी, और लोग 2 4 लोग बैठे थे। और दूसरे दिन ले गया मुझे, जब मैं काम पे गया लेक्चर के बाद कुछ 10 बजे, 10:30 बजे या थोड़ी देर बाद। तो लक्ष्मी बोलती है कि नो टॉकिंग, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, अब शिकायत कैसे करो। मैं बस समझाना चाहता था कि मैं क्यों भाई कल रात को नहीं आया, 2 घंटे का 3 घंटे का काम था, 3 घंटे का काम था, 9 से 12 तक। तो बताइए, लेकिन वो लक्ष्मी सबके सामने बोलती बिल्कुल नहीं, बात नहीं, मुंह नहीं खोलना। अब बताइए जब तुम्हारी कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो भाई गुण अवगुण सब में होते हैं। लक्ष्मी की मैं बहुत तारीफ करता हूँ, बड़ी समर्पित थी ओशो के लिए, लेकिन मेरा उनका आंकड़ा 36 का रहा। शुरू शुरू में तो बड़े हमारे एक मित्र की तरह, वो भी गाना गाती थी, सुनाती थी, कविताएं अपनी लिखी हुई, और बड़े मिला। जब तो 2 4 ही सन्यासी थे बम्बई में, 5 सन्यासी थे। छोटे मोटे काम मैं किया कर देते था वुडलैंड में, पोस्ट में जाना है, कुछ लेटर डालना है, कुछ चीज़ें लानी है तो ये लाना है तो वहाँ जाना है, छोटे मोटे काम, क्योंकि वहीं से तो किताबें लेके निकलते थे हम रोज। बातें बहुत लंबी हो रही है स्वामी जी। अब आप बोलते हैं कि ओशो ने कहा था, बाद में डांट लगाई थी कि किसी ने शीला की शिकायत क्यों नहीं की, क्यों सभी कायर बनकर उसके गलत हुक्म को भी मानते रहे। भाई शिकायत कैसे करोगे, क्या एकदम दौड़ लगा के, वहाँ भी ओशो के कमरे के बाहर भी 2 2 गार्ड बैठे होते हैं, एक दरवाजे पे होता है, फिर एक कमरे के अंदर होता है, एक फोर्स के। तुम ऐसे थोड़ी घुस सकते हो, चिट्ठी लिख सकते हो, और चिट्ठी लिखोगे तो पहले तो उनके पास जाएगी, वो देखेंगे, उनको जो भी होगा एकदम से वो। तो ऐसा है कि सारे नियम तो ओशो ने बनाए थे, अब शिकायत कैसे करेंगे आप, वो गाड़ी में निकले समझ लो,
कोरेगांव, वो अपने कोरेगांव पार्क ही छोड़ो, ओरेगान अमेरिका में रजिस्पुरम में, वो तो कार से निकलते थे तो कितनी हजारों की भीड़ होती है, सब कितने खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं और डोल रहे हैं। अब ऐसे में आप उन आपके पास रुके योग से, तो आप शिकायत करो, कैसा लगता है मतलब, और क्या करो, और सुनेंगे भी। तो एक माहौल भी तो होता है ना, वातावरण होता है शिकायत करने का, कि आपसे वो पूछें। अब बम्बई में तो हमसे पूछे थे कि कुछ है पूछने को, कुछ पूछना चाहते हो, दो दो तीन तीन बार पूछ लेते थे। इसलिए तो मेरा वो पत्रों लिखने का सिलसिला शुरू हुआ ना, कविता लिख के बता देता, पत्र लिख के हाथ में देते था उनके। तो वो जमाना और था। बाद में सब पूना में तो बदल गया ना। दर्शन में भी दो दो बार मुझसे ऐसा हुआ कि लक्ष्मी ने बोला कि बात करना नहीं होगा, कुछ पूछना नहीं है, बात नहीं करना, क्योंकि नए लोगों को संन्यास लेना, इतने 25 लोग बढ़ गए ज़्यादा, अब सबसे क्या बात करें। और हमारे तो भारतीय लोग आप जानते हैं कि बहुत कम बोलते हैं, विदेशी लोग बहुत आर्गूमेंट करते हैं। तो खैर लक्ष्मी ने एक बार मुझसे कहा कि एनर्जी दर्शन होंगे सिर्फ, और बातचीत नहीं होगी, जिनको संन्यास लेना है उनसे ओशो बात करेंगे, बाकी जो। तो ऐसा है कि नियम भी उन्हीं के बनाए हुए हैं, शिकायत भी। मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा, ऐसी शायरी में भी कुछ बातें होती है। तो खैर अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब वही चक्कर चल रहा है, माला पहन के नहीं जाने देंगे। अब हमारे वो स्वामी जी थे जो ओशो, उनका चारों भाई थे, चारों ने संन्यास ले लिया। सबसे पहले शिवानंद ने लिया, मेरा दोस्त था, वो भी फिनलैंड में भी रहता था, फिर पूना चला गया छोड़ छोड़ा के, जर्मनी में मेरे पास आता था। हमारी अच्छी दोस्ती थी। वो भी गार्ड था लाओत्सु गेट में, और मैं मेन गेट पे गार्ड की ड्यूटी करता था। और साथ में हम सोमजी स्ट्रीट में रहते थे उन दिनों। 14 15 16 लोग एक ही बड़े कमरे में सोते थे, एक के पास में एक वो पथार क्या बोलते, ऐसे बिठा के चटाई बिछा के सो जाते थे। खैर वो जमाने की बात छोड़ो। तो ऐसा है कि अब तो हालत बिल्कुल ख़राब हो गए। उन उन ओशो का जो पोडियम है, बुद्धा हाल है, अरे उसकी जो अर्थी थी स्वामी शिवा की, वो बाहर दरवाजे के पास, बाम्बुओं के पास, दरवाजे के लेफ्ट में, साइड में, राइट साइड में, कहाँ वो लेके 40-50 सन्यासी थे, वो कीर्तन कर रहे हैं और अंतिम विदाई है। 10 मिनट लगते हैं बुद्धा हाल में ले जाके उनको रखते और थोड़ा मौन में बैठते, या उत्सव मनाते और लेके शमशान भूमि तो जाना ही है। लेकिन नहीं जी, आप नहीं जा सकते अंदर। तो ये ज़्यादा, जब आदमी पद और धन के पीछे लगता है ना, तो अपना जो कॉमन सेंस होता है ना, सब छोड़ देता है। हाँ, ये नशा है धन का भी, पद का भी। अब ऐसा थोड़ी है कि वो लोग मरेंगे नहीं, कब कब तक। सबके सब अभी जो हैं, जितने भी जो कब्जा करके बैठे हैं आश्रम में अंदर, सबको उसी शमशान घाट में जाना पड़ेगा। कम से कम हमारा भारतीय तो हैं। हाँ, उनके अभी नाम क्या गिनाना, हमें तो उनके नाम में क्या लेना है उनके। जयचंद बोलो, जयचंदानी है 2-4 शायद, और दो चार जयचंद हैं, 10-15 लोग हैं। तो जयचंद सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं होते हैं, राजा महाराजाओं में ही नहीं होते हैं, सन्यासी में भी बहुत सारे जयचंद हैं। हाँ, तो उनसे क्या बात करना। और बड़ा दुर्भाग्य है, अफसोस होता है सब देखकर कि ये आश्रम की जो हालत बना दी, कितना उत्सवपूर्ण ऊर्जा से गली में घुसते से पता चलता था कि ये कुछ है। अब तो धीरे धीरे वो तस्वीरें भी हटा, ये सब चालबाजी है। इसके पीछे ईसाइयत का बड़ा हाथ है, वो नष्ट करना चाहते हैं। ओशो तो खुद अपने हाथ से तस्वीरें चुनते थे, हर एक पुस्तक के लिए, मैगजीन के लिए। हमें तो कई बार कहते थे कि तुम 2-4 सन्यासी मिलके इकट्ठे जाया करो, सड़क से गुजरो तो, अकेले निकल जाते हो तो किसी को, लोगों का ध्यान नहीं। वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति तक खबर पहुंचे। 100 लोगों को पास ओशो की खबर पहुंचेंगी, उसमें से मुश्किल से एक आधा, एक दो उत्सुक होगा पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, और हजारों में 2-4 ध्यान के लिए उत्सुक होंगे। ये मामला बड़ा कठिन है, लगता बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान है नहीं। जब बात पल्ले पड़ जाती है तब मुश्किल खड़ी होती है। जब तक समझ में नहीं आती बात, तब तो बड़ा सा लगता है, अरे वाह, हा हू, शोर शराबा, उछल कूद, ये वो। जब पता चलता है, असल जब तक वो हीरा पायो गांठ गठियायो, जब कुछ मिल जाता है अंदर की, कुछ पता चलता है, तो लगता है यार मैं कहाँ बेकार की चीज़ों में वक्त खराब कर रहा था। ये कोई पिकनिक तो है नहीं। बहुत सारे, अब तो पिकनिक जैसे ही हो गया सारा खेल। खैर मैं किसी विरोध में नहीं हूँ।
और कभी कभी मेरी बातों से लगता भी हो कि मैं किसी सन्यासियों के विरोध में हो तो नहीं हूँ। सब अपने अपने ढंग से अपना काम कर रहे हैं, ओशो का ही काम कर रहे हैं। अभी ये ऐसा नहीं है कि बाहर का विजिबल हो। हाँ, बहुत सारे लोग कैंप ले रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि हर शहर में हर हफ्ते कैंप होना चाहिए कम से कम। जिसकी मर्जी हो छोटे छोटे केंद्र खोलते जाओ। ओशो तो हमें बम्बई में कहते थे कि आप जब किसी भी शहर में निकलते हैं, पैदल घूमने निकल रहे हैं अपने घर से, तो आधे घंटे के फासले पे, हर एक आधे घंटे के फासले पे ओशो का मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए, ध्यान केंद्र होना चाहिए। कि दो दोस्त निकले हैं शाम को चाय पानी घूमने निकले हैं, तो चलो यार सेंटर पास में, चलो वहीं चलते हैं। इतना इजी गोइंग होना चाहिए कि कोई भी आए, बैठे, चाय पानी पिए, गपशप करें। तो क्या है, इंसान का स्वभाव है गपशप करना भी, एकदम सीरियस भी होना थोड़ी कि सबको कुंडलिनी जिंदगी भर करते रहोगे जिंदगी भर। नहीं, एक दूसरे से मिलना, बैठना, समझना, ओशो को सुनना, ओशो की बातें करना, बिल्कुल हल्का सा लाइट पूर्ण माहौल होना चाहिए, एकदम सीरियस गंभीर नहीं कि आपने इतना रोब नीचे क्यों पहन लिया तो इतने ऊपर क्यों पहन लिया। ये तो बिल्कुल ईसाई जैसे बिल्कुल गंभीर लोग हो गए वहाँ की जगह। उनके चेहरे देख के ही पता चल जाता है आपको कि उनमें उत्सव है, कि वो मर गया सब कुछ, आत्मा ही मर गई उन लोगों की, तो उत्सव क्या होगा। तो ऐसी बात है, ये टीवी पे जो चल रहा है चैनल, आप वहाँ आइए और बात कीजिए, लोगों से मिलिए, अपनी तरफ से अपना ध्यान भी करते रहें, और जो आपके संपर्क में आए उसे ओशो की बात करें। और क्या, अगर वो सुनने को राजी हो तो जबरदस्ती नहीं, मिशनरी भी नहीं बनना है अपने आप को। ऐसी स्वामी जी, निशब्द जी, आप तो निशब्द हैं, आपसे शब्दों में क्यों बात करना, लेकिन क्या है, शब्द भी जरूरी होते हैं। अब मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल देता हूँ क्योंकि ये मैं देखता हूँ टाइम गुजर रहा है, अगर घंटे भर की हो जाएगी तो लोग बोर हो जाएंगे। तो ऐसा है, शिकायत व्यर्थ है, और अब किससे शिकायत करना, लोग सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो तय कर लिया है कि ओशो के साहित्य को भी उल्टा सीधा करके ख़त्म कर देना है, उनके धीरे धीरे गायब कर देना है। तो अपनी तरफ से आप पूरा जोर लगाइए, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं ओशो को अनेक ढंग से शेयर कीजिए, और अपनी मौज मस्ती में रहिए, खाए खाए पिए मज़ा करें, घूमें फिरें, ध्यान करें, बस। बाकी तो दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब उनका झगड़ा है, मैं किसी समूह में, किसी संस्था का, किसी का हिस्सा नहीं हूँ, किसी की गुटबंदी में मैं नहीं हूँ, मैं अपना अकेला हूँ। और जब मूड होता है तो कुछ बोल देता हूँ, और जब इच्छा ही नहीं होती बोलने की, क्या वही बातें हैं आपने जो प्रश्न पूछा है। शायद ऐसे प्रश्न पहले भी लोग पूछ चुके हैं, और मैंने लिख दिए होंगे जवाब, तो वो मुझे भी ठीक से याद नहीं मैंने कब जवाब दिया था, या शायद इस प्रश्न का जवाब दिया कि नहीं दिया। अब मेरी वो स्मृति जो नई है ना, वो नहीं टिकती है, पुरानी बातें बहुत सारी याद रह जाती हैं। चलो आपको भी एक कविता सुना देते हैं, अभी आप आए हैं तो क्या, हमारा तो मामला ही कविता का है। हाँ हाँ, मतलब आपको निशब्द वाली कविता सुनाए कुछ शायद। ओहो, छोटी सी सुना देते हैं। क्या क्या किया जाए, बड़ा भी ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। हम्म 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 क्या सुनाऊं आपको मैं। अब और क्या दिखाने वाली है जिंदगी। देखिए जी, ये जिंदगी के बारे में है। अब और क्या दिखाने वाली है जिंदगी, मोहब्बत से आदमी की खाली है जिंदगी। अपने वजूद का मुझे मिलता नहीं सुराग, अपने वजूद का मुझे मिलता नहीं सुराग, दिन के उजालों में भी काली है जिंदगी। रेशम के कच्चे धागों से बुनते रहे हैं ख्वाब, रेशम के कच्चे धागों से बुनते रहे हैं ख्वाब, कल के भरोसे हमने टाली है जिंदगी। और सबको सुनाई देती है पर बजाता कौन है, सबको सुनाई देती है पर बजाता कौन है, एक हाथ से बजने वाली ताली है जिंदगी। और रातों की गहरी नींद में ख्वाबों का गुजर नहीं, जब बड़ी गहरी नींद आती है ना तो सपने भी विदा हो जाते हैं। रातों की गहरी नींद में ख्वाबों का गुजर नहीं, और सुबह सवेरे चाय की प्याली है जिंदगी।
हर लम्हा बदलती है, बनते ही बिखरती है। देखो पानी पे उठी लहरें हैं, बनती और बिखरती एक ही साथ ही चलता है कारोबार। हर लम्हा बदलती है, बनते ही बिखरती है। शाम और सहर उफक पे लाली है जिंदगी। और ये जिंदगी है कैसी, ये जिंदगी है कैसी, बिल्कुल ही मेरे जैसी। हमने ही अपने जैसी बना ली है जिंदगी। हर एक ने अपनी जिंदगी अपने हाथों से, हम ही निर्माता है अपने जीवन के। जिस लहर ने झांका अंदर, जिस लहर ने झांका अंदर, उसको मिल गया समंदर। जिस लहर ने झांका अंदर, वही पा गई समंदर गई। उस उसको मिला समंदर। उसने ही जिंदगी से, उसने ही जिंदगी से कमा ली है जिंदगी। तो ये अर्जित करना होता है। होश भी धीरे 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 धीरे, बेहोशी में थोड़ा होश है, होश में थोड़ी बेहोशी है। अभी देखो, अभी होश और बेहोशी के ऊपर एक बड़ा पुराना गीत है लता मंगेशकर का, और बड़ा प्यारा गीत है। रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम। हाय हाय हाय, उस जमाने के गीतों का। आगे नवल में बहुत सारी अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं उसमें। जयदेव का संगीत था, इतना मुझे याद है। बेहोशी में होश है कम कम, होश में थोड़ी बेहोशी है, बेहोशी में होश है कम कम, मध्यम मध्यम। पता नहीं पूरा गाना तो नहीं है। रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम, तुम आओ तो आंखें खोले सोई हुई पायल की छम छम। ऐसे गीत अब नहीं होते हैं, अर्थपूर्ण, भावपूर्ण, और जिसमें संगीत, हाँ, उस फिल्म में बड़े कहने से गमगीन गीत, दर्द भरे गीत भी थे। एक माँ की ममता का गीत था, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। आय हाय, और साहिर लुधियानवी के उसमें गीत हैं। तो अब तो जमाने हो गए, हमने फिल्म ही नहीं देखी, लेकिन जब कुछ बात निकलती है तो याद आ जाती है पुरानी। अब ये देखो ना, बात करते करते 28 मिनट होने वाले हैं, लोग बोर ना हो जाएं मेरी बक बक सुन के, बकवास सुन के। आपने पूछ लिया, मूड बन गया आज, तो पहले तो एक वीडियो मैंने अंग्रेजी में बात करके डाल दिया, वो किसी ने भेज दिया था, अंग्रेजी में पूछ रहा था सवाल। तो दूसरा अब ये, आज इतना ही, फिर कभी बात होगी। हरिओम तत्सत।